हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जेआईबी में जो मतलब पेपर 4 है, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, न्यू सिलेबस के हिसाब से मॉड्यूल बी का यूनिट 4 कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट रिटेल लायबिलिटी एंड प्रोडक्ट्स। ये इसका पार्ट 4 है। पार्ट 1, 2, 3 ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, प्लीज़ गो एंड हैव अ लुक। तो इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये पार्ट 4 और फाइनल पार्ट है इस चैप्टर का। ओके, टाइम डिपॉजिट का पहले देख लेते हैं क्या होता है। टाइम डिपॉजिट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि बैंक और डिपॉजिटर के बीच में होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो आप उसको पे कर रहे हैं उसमें एक इंटरेस्ट रेट डिसाइड करके उस पर एक फिक्स्ड पीरियड के बाद हम आपको वापस करेंगे। एज ए बैंक आपको बैंक पैसा वापस करेगा, जो भी अमाउंट आपने डिपॉजिट किया वो प्लस जो भी उसका उतने पीरियड ऑफ टाइम के लिए इंटरेस्ट उस पर चार्ज हुआ है, मतलब टोटल इंटरेस्ट अर्न किया है एज ए कस्टमर आपने, वो बैंक वापस करेगा। दैट इज कॉल्ड टाइम डिपॉजिट। हर एक टाइम डिपॉजिट का जो होता है एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे सेविंग अकाउंट एक हो गया, उसी तरह से अगर मान लीजिए आपने 10,000 के 5 एफ करी हैं तो पांचों अलग अलग अकाउंट्स होंगे, ऐसे माना जाएगा। ठीक है, हालांकि भले ही वो सेम डिपॉजिटर हो सकता है या सेम मेंबर हो सकते हैं फैमिली के, बट उन्हें अलग अलग ही ट्रीट किया जाएगा। टाइम डिपॉजिट एक तरह से रिसीट होता है जो कि नॉट नेगोशिएबल, एक रिसीट होता है, डिपॉजिट रिसीट होता है। ये नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये कोई चेक या डीडी ऐसा नहीं है, ये एक डिपॉजिट रिसीट है कि आपने पैसा दिया, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको वापस मिल जाएगा। इसीलिए ये ट्रांसफ़र नहीं होता, ये एंडोस नहीं किया जाता किसी और के फेवर में, ऐसा नहीं हो सकता। उसके फेवर्स में बंधक हो सकता है लेकिन एंडोस नहीं किया जाता। समवन एल्स कांट कम एंड क्लेम दैट मनी, ये आपको समझना होगा। Before moving further, please understand that this video is for educational purposes only. Please pause the video and go through the copyright disclaimer. Also, I request you to please subscribe to our YouTube channel. पीरियोडिसिटी बताई गई है टाइम डिपॉजिट के लिए। जो आज की डेट में फिलहाल जो भी चल रहा है एट प्रेजेंट, जो मिनिमम पीरियड है वो 7 डेज होता है टाइम डिपॉजिट के लिए, अगर अमाउंट जो है वो 15 लाख से ऊपर का हो तो। ठीक है, और मिनिमम 15 दिन का होता है अगर अमाउंट 15 लाख से कम का हो तो। ठीक है, ये मिनिमम पूछा जाता है एग्जाम में। 15 लाख से ऊपर अगर आप डिपॉजिट अकाउंट अमाउंट कर रहे हो तो 7 दिन के लिए कर सकते हो, मिनिमम 7 दिन के लिए। 15 लाख से कम का है तो मिनिमम 15 दिन के लिए होता है। ठीक है, ये अमाउंट जो है वो, हालांकि इंटरेस्ट रेट भी उस हिसाब से चेंज होता रहता है अमाउंट टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से। ये जो अमाउंट है अलग अलग डिफरेंट बैंक्स का डिफरेंट हो सकता है। ये एक जनरल गाइडलाइन आपको बताई गई है। मैक्सिमम पीरियड जो है बैंक जो है वो मैक्सिमम 120 मंथ्स या फिर 10 साल के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा आपको ही पता है कि फिर वो आरबीआई में चला जाएगा डेप फंड में। डेप क्या होता है? डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन कि आप जैसे डेफ होता है वैसे ही अभी रिसेंटली सेबी ने भी शुरू किया है एक फंड। उस फंड का क्या नाम है? वो भी फंड अवेयरनेस के लिए ही है और मिलता जुलता नाम है। इफ़ यू नो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। Where a deposit is offered for a period more than 12 months, effort should be made to accept deposit for period in multiple of 3 months, that is 15, 18, 21 and so on. आगे एक प्रिकॉशनरी मेजर कहा गया कि अगर 12 महीने से ज़्यादा का डिपॉजिट है तो उसको 3 महीने के मल्टीपल में लीजिए, 15 महीने, 18 महीने, 21 में, उससे रिन्यूअल थोड़ा सिंपल होता है और कस्टमर के लिए थोड़ा बेटर रहता है, वो रीजनेबल होता है। ठीक है, हालांकि कस्टमर अपनी एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पे इसको चेंज भी कर सकता है, वो चाहे तो 13 महीने, 37 महीने, 41 महीने, जो चाहे वो कर सकता है। ये एग्जाम्पल बताया गया है। ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस के लिए कहा गया है कि टर्म डिपॉजिट जो होते हैं वो या तो सिंगल, आइदर सर्वाइवर, जॉइंटली, जैसे चाहो वैसे भी खुल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ इसमें इंस्ट्रक्शंस ये भी होते हैं फॉर्मर सर्वाइवर जॉइंटली, लास्ट सर्वाइवर, जैसे सेविंग अकाउंट में होता है उस तरह से इसमें भी हो सकता है, विच इज़ नॉट अ बिग डील। इंटरेस्ट जो होता है फिक्स डिपॉजिट पे वो फिक्स रहता है, जो भी इंटरेस्ट रहता है वो क्वार्टरली इंटरवल पे पे आउट कर दिया जाता है, मतलब आप उसको लेते नहीं हैं। आप चाहें तो उसको मंथली सेविंग सर्टिफिकेट की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो बेसिकली एक्वायर्ड होता रहता है किसमें? एफडीज के साथ में, लेकिन इंटरेस्ट हर 3 महीने पे चला जाता है। ये होता है सिस्टम, आप चाहे लें चाहे ना लें वो उसमें जा रहा है आपकी एफडी में। जो कस्टमर है वो चाहे तो इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट कर सकता है एफडी अमाउंट में ही, और चाहे तो टेक आउट डिविडेंड अपने ले भी सकता है। इन दिस केस द डिपॉजिट इज कॉल्ड द क्यूमुलेटिव एफडी। अगर वो री इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको क्यूमुलेटिव एफडी कहेंगे या कंपाउंड इंटरेस्ट डिपॉजिट कहेंगे, जो कि जनरली मोस्टली एफडीज ऐसी ही होती है, बहुत कम होता है कि लोग उसमें मंथली या क्वार्टरली पैसा लें। ठीक है, इन डिपॉजिट्स के लिए कहा गया कि जो इंटरेस्ट है वो अगर बार बार मैच्योरिटी तक री इन्वेस्ट होता रहेगा, मैच्योरिटी पे पूरा पैसा एक साथ निकल आएगा। अगर कस्टमर ये कहता है कि हमें हर क्वार्टरली या मंथली चाहिए पैसा, तो उसके सेविंग अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। उसको क्या बोलेंगे? सिंपल एफडी। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट एफडी और सिंपल एफडी दोनों अलग अलग समझ में आ गए। फॉर 15G और 15H के बारे में कहा गया ये टीडीएस यानी टैक्स डिडक्शन सोर्स जो होता है, देखिए 2 तरह का होता है, एक टैक्स डिडक्शन सोर्स, एक होता है टैक्स कलेक्शन सोर्स, दोनों अलग चीज़ें, ये क्लियर रखिएगा। तो 15G और 15H जो होता है वो टीडीएस के लिए होता है, इंटरेस्ट इनकम संबंधित के लिए। जो बैंक है उनको टीडीएस डिडक्ट करना होता है इंटरेस्ट इनकम में, यदि 40,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट इनकम हो रही है तो इन एन ईयर। ठीक है, अदर देन सीनियर सिटीजन, नॉर्मल लोगों की। सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट 50,000 है।
अगर नॉर्मल सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक, और सीनियर सिटीजन नहीं है तो 40,000 तक की इनकम पर TDS डिडक्ट हो जाएगा। सेक्शन 194A है, याद रखिएगा। आप लोग कभी अभी ब्रांचेस से 194A 194J ये सब भेजते भी होंगे, वो सब उसी का पार्ट है, ठीक है। हालांकि अगर आपको उससे रिबेट नहीं बोलेंगे, अगर वो आपको अपनी लिमिट के हिसाब से आपको रोकना है, आपको पता है कि आपकी ओवरऑल लिमिट में नहीं आएंगे आप टैक्स की, तो आप उसको 15G या 15H दे सकते हैं। आगे बताया गया 15G और 15H क्या है। 15G और 15H एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसको एक इंडिविजुअल पर्सनल लेवल पर सबमिट करता है बैंक को, और कहता है कि हमारा TDS आप इंटरेस्ट इनकम पर ना काटिए, क्योंकि हम बेसिक एग्जाम्पल लिमिट में अंडर में आ जाएंगे, वो इस चीज़ का डिक्लेरेशन देता है। बाकी जब वो ईयर एंड में अपना फाइल करेंगे इनकम ITR, तो उसमें वो क्लियर हो जाएगा कि वो उन्होंने स्लैब क्रॉस किया है कि नहीं किया, उस हिसाब से वो डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इसके लिए पैन नंबर देना कंपलसरी है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं, कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो इसको ऑनलाइन या वेबसाइट्स के थ्रू भी एक्सेप्ट करते हैं 15GH को, अदरवाइज आपको इन पर्सन जाके बैंक में सबमिट करना होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताया गया। 15G और 15H जो है ये सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट्स यानी इंडियन रेजिडेंट्स पर एप्लीकेबल है। NRIs या नॉन रेजिडेंट्स पर को इसका बेनिफिट नहीं मिल सकता। उनका अगर टैक्स कट रहा है तो वो कटेगा ही कटेगा, और TDS नहीं रोक सकते, लेकिन रेजिडेंट्स 15G और 15H की तरफ हेल्प से रोक सकते हैं। जो भी कंडीशन है इंटरेस्ट इनकम की, वो अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से बाहर जा रही है तो फिर 15G या 15H काम नहीं आएगा, ठीक है। अगर वो उसके अंदर में है तभी काम आएगा। 15H जो है वो सीनियर सिटीजन लोग सबमिट करते हैं। 15G सीनियर सिटीजन के अलावा 60 ईयर से कम की एज के लोग हैं वो लोग करेंगे। एग्जाम्पशन लिमिट सबके लिए आपको पता है 40,000 और 50,000, ये आपको इंटरेस्ट इनकम का पता है। Mode of working of 2-in-1 account. The mode of working in such accounts is that money in saving or current account in excess of the distributor is swept into a FD. ये देखिए, ये बहुत बैंक फैसिलिटी देते हैं कि क्या करते हैं, जिससे मान लीजिए एक फिक्स अमाउंट कर दे, उसे ऑटो स्वीप फैसिलिटी बोलते हैं। कि सपोज आपके बैंक में 15,000 रुपये है, तो उन्होंने क्या कर दिया कि जब भी 5,000 से ऊपर बैलेंस होगा तो बचा हुआ 10,000 जो वो ऑटोमेटिकली FD में कन्वर्ट हो जाएगा, उससे इंटरेस्ट रेट बेटर हो जाता है। ये किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, स्वीप फैसिलिटी। इसी का उल्टा होता है रिवर्स स्वीप। रिवर्स स्वीप में क्या होता है कि जब मान लीजिए अब आपका बैलेंस कम हो गया, 5,000 के वजह 2,000 बचा, 3,000 रुपये उसमें कम हो गया, आपको 5,000 रखना था, तो रिवर्स स्वीप मतलब किसी भी FD से आपका जो पैसा होगा 3,000 उसमें आ जाएगा। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि इसमें फर्स्ट इन लास्ट आउट का ऑप्शन चलता है। ये शायद मैंने इसमें मेंशन भी किया होगा कहीं पर कि फर्स्ट इन लास्ट आउट का ऑप्शन का, हाँ, रिवर्स स्वीप फैसिलिटी लिखा हुआ है, लीफो सॉरी, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये होता है जिससे कि मान लीजिए किसी ने आज एक FD हो गई ऑटो स्वीप से, कल दूसरी हो गई या 2 महीने बाद तीसरी हो गई, तो जब अमाउंट कम पड़ेगा और रिवर्स स्वीप चलाया जाएगा तो लास्ट इन यानी लास्ट में जो FD हुई है पहले उसको निकाला जाएगा बाहर, और जो सबसे पहले FD हुई है उसको सबसे लास्ट में निकाला जाएगा। इसको बोलते हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट भी आप बोल सकते हैं। उससे क्या होता है कि कम से कम नुकसान होता है कस्टमर का, उसे मैक्सिमम इंटरेस्ट अर्न हो जाता है, एज ए कस्टमर उसको बहुत फ़ायदा होता है। आगे बात करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट की। रिकरिंग डिपॉजिट जो होता है ये कस्टमर्स को रेगुलर इनकम और रेगुलर सेविंग हैबिट डालने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इसमें मंथली बेसिस पर एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी कस्टमर जमा करेगा। इसमें कस्टमर और बैंक के बीच एक FD की तरह एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम हम आपको पैसा विद इंटरेस्ट इतना इतना वापस करेंगे इस इंटरेस्ट रेट पर, ठीक है। बस ये है कि FD में आप एक साथ पैसा दे रहे हैं, उसमें हम मंथली पैसा दे रहे हैं टुकड़ों में, लेकिन आपको मिल वापस एक ही साथ रहा है। बैंक जो है वो RD का प्री मेच्योर पेमेंट भी अलाउ करते हैं, जैसे FDs में अलाउ करते हैं, बट विद सर्टेन अमाउंट ऑफ पेनल्टी एंड लॉस, ठीक है। जो भी पर्सन बैंक में KYC नॉर्म्स फुलफिल कर सकता है वो अपना रिकरिंग डिपॉजिट खुला सकता है। रिकरिंग डिपॉजिट जो है वो किसके नाम पर हो सकता है बताया गया है, या तो पर्सन के स्वयं के नाम पर हो सकता है, एक से ज़्यादा व्यक्ति के नाम पर हो सकता है, जॉइंट नेम में भी हो सकता है। माइनर अगर 10 साल या उससे ऊपर का है तो भी उसके हो सकता है, लेकिन जो अकाउंट माइनर का खुलेगा उसमें एज ए गार्जियन फादर या मदर किसी को ऐड होना पड़ेगा। अब बात करते हैं नॉमिनेशन फैसिलिटी की। नॉमिनेशन फैसिलिटी हर एक अकाउंट टाइप में दी हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें जो रूल्स ले डाउन किए हैं उन सेक्शन 45ZA से लेके 45ZF तक है, BR एक्ट 1949 तक, ये ध्यान रखिएगा। ZA से ZF तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका DA, DA1, DA2, DA3 फॉर्म्स होते हैं, आपको पता होगा कि DA1 में आप जब नॉमिनेशन पहली बार करते हैं, DA2 में आप चेंज कर सकते हो, ये सब उसमें होता है, आपको पता होगा ये चीज़, ठीक है। तो जो बैंकिंग कंपनीज नॉमिनेशन रूल्स हैं वो इसमें पूरा डिटेल में प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप ये देख सकते हैं। जो फॉर्म्स ऑफ कैंसिलेशन या वेरिएशन के अलग होते हैं, मतलब DA1 में आपने एक नॉमिनेशन लगाया, DA2 से आप उसको हटाएंगे, फिर DA3 से आप रीनॉमिनेट करेंगे, ऐसा मतलब होता है उसका, ठीक है। ये 45ZA और ZF ये इंपॉर्टेंट है, BR एक्ट 1949 नॉमिनेशन फैसिलिटी इसमें दी गई है।
जो भी डिसीज डिपॉजिटर्स होंगे उनकी डेथ के केस में अगर नॉमिनेशन है तो क्या सेटलमेंट का प्रोसेस रहेगा। बैंक को फिर से वही 45 ZA से लेकर ZF तक BR एक्ट 1949 में जो रूल्स दिए हैं नॉमिनेशन में उनको फॉलो करना है। अगर अकाउंट किसी में किसी मान लीजिए अकाउंट में ऐसा है कि सर्वाइवर है, मतलब होता नहीं फॉर्मर आइदर सर्वाइवर अगर रहता है ना या फॉर्मर सर्वाइवर रहता है, अगर सर्वाइवर है और नॉमिनी क्लॉज भी पड़ा है तो इस केस में क्या होगा, डिपॉजिटर ने अगर नॉमिनेशन फैसिलिटी यूटिलाइज करी है, वैलिड नॉमिनेशन है, तो अकाउंट जो भी सर्वाइवरशिप क्लॉज होगा वो उसमें फॉलो होगा, ठीक है। जो भी बैलेंस पेमेंट होगा वो सर्वाइवर को, नॉमिनी को, जो डिजीज़ का नॉमिनी होगा उसको दिया जा सकता है, बशर्ते बैंक को अपना एक वैलिड डिस्चार्ज देना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इसमें लेकिन बैंक को एक अपना ड्यू केयर भी फॉलो करना होगा कि जो भी वो आइडेंटिटी है सर्वाइवर की या नॉमिनी की उसको चेक कर ले, क्योंकि अगले की डेथ हो चुकी है। कोई भी इसमें किसी प्रकार का जो कॉम्पिटेंट कोर्ट का अगर ऑर्डर है जो बैंक को पेमेंट करने से रोक रहा है तो उसको भी उसको चेक करना पड़ेगा, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं होना चाहिए, अगर ऑर्डर है तो उसे रुकना पड़ेगा पेमेंट को। इट हैज़ बीन मेड क्लियर टू द सर्वाइवर नॉमिनी दैट ही वुड बी रिसीविंग द पेमेंट फ्रॉम द बैंक एज ए ट्रस्टी ऑफ द लीगल हेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी के लिए हम लोग इंडेमनिटी लेटर लेते हैं। आपको पता होगा कि भाई हमने भले ही हम सर्वाइवर या नॉमिनी को पेमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन उनसे हम ये कहें कि हम आपको सिर्फ पेमेंट एज ए ट्रस्टी ऑफ द लीगल हेयर्स कर रहे हैं, कल को इनके लीगल हेयर कुछ भी क्लेम करते हैं देन यू हैव टू डील विद इट। उसी के लिए हम इंडेमनिटी लेटर ले लेते हैं कभी भी ऐसे पेमेंट करने से पहले। टाइम लिमिट क्या है सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स की, RBI गाइडलाइंस के हिसाब से बैंक जो है उसको ऐसे क्लेम सेटल करने चाहिए डिसीज डिपॉजिट्स जो होते हैं उनके, कब तक, 15 दिन के अंदर। जब भी अप्लाई कर रहा है उसके 15 दिन के अंदर अंदर आप उसको कर दो, सब्जेक्ट टू जो भी प्रोडक्ट जो भी प्रूफ ऑफ डेथ है या डिपॉजिटर की जो आइडेंटिटी है, या नॉमिनेशन की नॉमिनी की जो आइडेंटिटी है वो सब बैंक सेटिस्फाई हो उससे, उस पर 15 दिन के अंदर कर देना चाहिए। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक द सेशन. Please subscribe to our channel, and in case if you have any doubt please feel free to ask in the comment section. Thank you so much for your valuable time.